पापा इस तरह से कब तक दूसरों के लिए लड़ते रहेंगे? आप जानते हैं कि ये बस्ती के लोग आपके साथ ईमानदार तरीके से नहीं हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैंने गुस्से और बेबसी से कहा तो पापा मुझे देखकर मुस्कुराए। मुझे जमीन के इस टुकड़े से इतना प्यार है कि मैं इसके लिए अपनी जान भी बलिदान करने को तैयार हूँ। वो सर झुकाकर चाय का एक एक घूंट लेते हुए बड़े ही प्यार से बोले तो मुझे और गुस्सा आ गया। वो मोहल्ले वाले जो खुद को आपका शुभचिंतक दिखाते हैं, सच्चाई ये है कि वो सब के सब दोगले हैं। जैसे ही बड़े अधिकारी आते हैं उनके सामने वो मुकर जाया करते हैं और अकेले मेरे बाप को ही बातें सुननी पड़ती हैं। हमारे मोहल्ले में कई सारी मुश्किलें थीं। यहाँ ज्यादातर मजदूर तबके की आबादी थी और मेरे पापा उनकी आवाज बने हुए थे। मेरे पापा इन सब में वो एकमात्र आदमी थे जिन्होंने मैट्रिक कर रखा था और जमाने की समझ भी रखते थे। वो किसी वकील के यहाँ चाय देने का काम करते थे। वहाँ अक्सर केसों के मामले सुलझते और उलझते हुए देखते रहते थे। वो वहीं पर मौजूद रहे और इसी वजह से उन्हें कानून का बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ज्ञान था। अरे बेटी, तुम नहीं समझोगी। ये जो अपने इलाके से प्यार होता है ना, चाहे वो इलाका आपसे छूट ही क्यों ना जाए, लेकिन ये प्यार हमेशा बरकरार रहता है। ये मेरे अपने लोग हैं जिनके बीच में मैं पला बड़ा हूँ और अब जब इस उम्र में पहुंच चुका हूँ तो क्या लगता है कि जब उनके साथ नाइंसाफी हो रही हो तो मैं खामोश रहूं? तुम्हें क्या लगता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो मरने के बाद ऊपर वाले को अपना मुंह दिखा सकूंगा? पिछले कई सालों से मैं इन लोगों की आवाज बना हुआ हूँ। मैं उन्हें मायूस नहीं कर सकता। वो कमजोर हैं, बड़े अधिकारियों को देखकर बेबस हो जाते हैं, इसीलिए झूठ का सहारा लेते हैं। मैं इस बात से अनजान नहीं हूँ। जब मुझे उनकी कमजोरी और ताकत दोनों का पता है तो फिर भी उनसे मुकाबला ना करूं? मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। और ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा? वो लोग मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे तो बेशक चढ़ा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से मेरे इलाके वालों को इंसाफ मिले। वो लोग जो बेमौत मारे गए हैं उनके बलिदान बेकार न जाएं। जब पापा ने ये बात कही तो मैंने अपना सर पीट लिया। पता नहीं वो मेरी बात क्यों नहीं समझते थे। उन्हें तो बस हर वक्त अपने इलाके वालों की ही पड़ी रहती थी। मैंने दोबारा से अपनी किताब खोल ली। पापा प्यार भरी नजरों से कभी कभी मुझे देखते और मुस्कुराते रहते। वो जानते थे कि मैं उनसे नाराज हूँ। उनका ये इंसानियत का सबक मेरी समझ में नहीं आता था, क्योंकि यहाँ हर कोई खुदगर्ज और स्वार्थी किस्म का था। ऐसे में मेरे पापा जैसी सोच रखने वाले इंसान का नुकसान ही होना था, लेकिन वो समझते ही कहाँ थे। उनको तो लगता था कि उनकी जिंदगी का मकसद यही है कि अपने लोगों को खुद से भी ज्यादा महत्व देना है। मैंने एक दो बार गुस्से से बाबा को घूरा तो वो मुस्कुराए, मुझे अपने पास बुलाया। मैं सर झुकाते हुए उनके पास जाकर बैठी। बेटी, मेरी एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें इंसानियत और पैसे में से किसी एक चीज को चुनना पड़े तो तुम इंसानियत को चुनना, क्योंकि तुम ब्रजेंद्र सिंह की बेटी हो, वो इंसान जो इस कच्ची बस्ती के लोगों की आवाज बना हुआ है। तुम जानती नहीं मुझे कितनी बड़ी रकम की ऑफर हो चुकी है, मगर फिर भी मैं डटा रहा। उन्होंने मुझे नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन मैंने उसे किसी से कहा तक नहीं है, किसी को भी नहीं बताया कि मेरा कौन सा नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं किसी स्वार्थ के चलते बस्ती वालों की मदद नहीं कर रहा। ये लोग मेरे अपने हैं। जब पापा ने ये बात कही तो मैं सर झुकाकर बैठ गई। मेरे पापा में इंसानियत का जज्बा बहुत था और इसी वजह से उन्होंने मेरी माँ को भी खो दिया। आज भी जब मैं याद करती हूँ तो बस्ती वालों से मुझे नफरत होने लगती है, मगर मेरे पापा यहाँ रहना चाहते हैं, इसलिए हम भी यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। वरना कौन सी ऐसी जगह रहना पसंद करेगा जहाँ ऐसे एहसान फरामोश लोग बसते हों। बहरहाल बाबा मुझे काफी देर तक इधर उधर की बातें समझाते रहे। मैं वापस आकर जब किताब खोलकर बैठी तो अपने ख्यालों में भटक चुकी थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पढ़ना चाहती थी, फिर भी कानों में पापा की बातें गूंज रही थी। मैं खामोशी से किताब बंद करके छत पर चली गई। वहां देखा कि कुछ अफसर फिर से आ चुके थे। एक पुलिस वाला शायद मेरे पापा के बारे में ही पूछताछ कर रहा था। मैं जल्दी से नीचे आई और पापा को इस बारे में जानकारी दी कि पापा, पुलिस वाले आपको ढूंढ रहे हैं, आप कहीं चले जाइए। ये सुनकर पापा मुस्कुराए और कहने लगे, सीमा, कब बड़ी होगी बेटी तुम? ये बस्ती वाले मुझे ऐसे जाने नहीं देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम भी ना बच्ची ही हो।
बस वो मुस्कुराए और फिर खुद ही पुलिस वालों के पास जाकर खड़े हो गए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दिल में एक डर बैठ गया था कि कहीं वो मेरे पापा को लेकर न चले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। उसी भयानक रात भी ऐसे ही पुलिस वाले हमारी बस्ती में दाखिल हुए थे और हमने अपनी माँ को खो दिया था। न जाने मेरी माँ ने कितनी मुश्किलें सही थी, मगर मेरे पापा का इंसानियत का जज्बा खत्म ही नहीं हुआ, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। पापा चाहते तो आज सब ठीक होता। अगर वो लोगों की मदद करने का नहीं सोचते, जिनकी मदद करने का मतलब है जानबूझकर कुएं में छलांग लगाना और उन लोगों को मदद के लिए बुलाना जिन्होंने आपको कुएं में धक्का दिया था या जिनके कहने पर आप उस गहरे कुएं में कूद गए थे। वो लोग बाहर खड़े मजाक उड़ाते हैं। मैं छत पर खड़ी पापा को देख रही थी, जिनके चेहरे पर बहुत सुकून था। वो मुस्कुरा रहे थे। बस्ती वाले भी उनके साथ खड़े थे। पुलिस वाले कुछ घबराए हुए लग रहे थे, क्योंकि बस्ती के सारे आदमी एक पुकार पर इकट्ठे हो चुके थे और अब उन पुलिस वालों से ऊंची आवाज में बहस कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग काफी दूरी पर थे और दूसरी बात कि इतने सारे आदमी ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, तो आवाज तो आ रही थी मगर शब्द समझ नहीं पा रही थी। पूरे 2 घंटे तक बहस होती रही। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तभी एक पुलिस वाले का हाथ मेरे पापा के गिरेबान की तरफ बढ़ा तो मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। अगर पापा ने मुझे मना नहीं किया होता तो मैं उस वक्त वहां पहुंच चुकी होती। मैं अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती थी। मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की अपने बाप को इस तरह से नहीं देख सकती। बस्ती वाले चिल्लाते हुए आगे बढ़े तो उसी पुलिस वाले ने पापा का गिरेबान छोड़ दिया। पापा हल्के से मुस्कुरा रहे थे और मैं भी फिर थोड़ा सुकून में हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस रुकने वाली है, क्योंकि पुलिस वालों के हाथ में हथकड़ी थी। वो मेरे पापा को पहनाना चाहते थे, मगर बस्ती वाले ऐसा करने से रोक रहे थे। आधे घंटे लंबी बहस के बाद वे पुलिस वाले जैसे आए थे वैसे ही इतनी सारी भीड़ देखकर डर गए और वापस लौट गए। आज मुझे एहसास हुआ कि बस्ती वाले उतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैं उन्हें समझती थी। पापा घर आए तो उनकी कमीज थोड़ी सी फटी हुई थी। वो मुझसे उसे छुपाने लगे। मैंने पापा को देखा तो वो मुस्कुराए और चारपाई पर लेट गए। मैं सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। पापा, आप ये सब छोड़ दीजिए, बस अब आपको मेरी कसम है, मैंने कहा। तभी पापा कहने लगे, यानी कि तुम चाहती हो कि मैं जिंदा भी रहूं और काम भी तुम्हारे मुताबिक करूं? वो एक बात में से दूसरी बात निकालने का फन बहुत अच्छे से जानते थे। वो मुझे एक बार फिर बातों में उलझा चुके थे। मैंने पूछा, पापा, पुलिस वाले यहाँ क्या करने आए थे? तो वो कहने लगे, वो तुम्हारे पापा को पकड़ने आए थे, मगर बस्ती वाले तो ऐसा ना हो इसीलिए तैयार थे, पर मैंने तो बाजू भी आगे बढ़ा दी थी। ये तो तुम्हारे राजेश चाचा थे जिन्होंने मेरी कमीज की बाजू खींच ली और वो फट गई। मैंने पापा को गुस्से से घूरा। पापा, मैं देख रही थी, उसी इंस्पेक्टर ने आपकी बाजू खींची थी। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं नाराज होते हुए उनके हाथ को देखने लगी, जहां नाखून लगने की वजह से खून बह रहा था। मैंने वो जख्म साफ करना शुरू किया तो पापा मुस्कुराते रहे। मुस्कुराहट उनके चेहरे से अलग नहीं होती थी, यही उनकी खासियत थी। वैसे पापा, एक बात पूछूं? जब मैंने कहा तो पापा आंख बंद करके सिर हिलाने लगे। मैं बोलने के लिए शब्द ढूंढ ही रही थी। जानती थी कि पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन इस बारे में बताना शायद उनके बस की बात नहीं है। उस रात क्या हुआ था? मैंने सिर झुकाकर पूछा तो पापा ने अपना हाथ खींच लिया और गुस्से से उठ बैठे। सीमा, तुम्हें 1000 बार कहा है, मुझे उस रात के बारे में मत पूछा करो। जो कल तुम्हारा पेपर है, जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एकदम से वो बहुत ही रूखे हो गए थे। मेरी आंखों में आंसू जमा होने लगे और हाथ कांपने लगे। मैं जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। जब पापा ने ऊंची आवाज में कहा तो मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। पापा की डांट के बाद मैं कई दिन तक उनसे बात नहीं करती थी। पापा मुझे मनाने की भी कोशिश करते थे, मगर जब काफी देर तक पापा मुझे मनाने नहीं आए तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है। मैं जल्दी से उठी और खिड़की से देखा तो पापा सो रहे थे। मैं खामोशी से उनकी चारपाई की तरफ बढ़ गई। हमेशा तो वो मुझे मनाते थे, क्यों ना आज मैं ही उन्हें मना लूं। मैंने सोचा और मुस्कुरा दी। मैंने देखा तो पापा का तकिया आंसुओं की वजह से भीग चुका था। मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत तेजी से सताने लगा,
क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि पापा परेशान हो। पापा को दुख देना मेरे उसूलों में शामिल नहीं था। मैं बस जानना चाहती थी कि आखिर उस रात क्या हुआ था। मुझे पता था कि बस्ती को आग लगाई गई थी, मगर लगाने वाला कौन था, इस बात से मैं अब तक अनजान थी। और वो औरतें जो गायब हो गईं, वो कहाँ गईं? ऐसे कई सवाल थे जो मेरे मन में लगातार घूमते रहते थे। कभी कभी तो ये सारी बातें सोचकर मेरे सर में दर्द होने लगता था, मगर मैं क्या करती? कोई मुझे इस बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। बस्ती में हमारी इज्जत थी। लोग पापा को सर झुकाकर नमस्ते करते थे। मैंने आगे बढ़कर पापा का सिर दबाना शुरू किया तो वो उठकर बैठे और कहने लगे, आज तो तुमने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन दोबारा मत करना। उन्होंने जिस अंदाज में बात की, मुझे बुरा तो बहुत लगा, मगर मैंने उसे जताया नहीं, क्योंकि मैं पापा को उदास करने की वजह नहीं बन सकती थी। कोई भी बेटी अपने पापा को रोता हुआ नहीं देख सकती है, और इस बार रोने की वजह मैं थी, इसलिए मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। ठीक है पापा, आइंदा मैं इस बात का जिक्र नहीं करूंगी, मैंने रोते हुए कहा और उन्हें गले लगा लिया। पापा मेरे सर पर हाथ फेरते हुए उठ खड़े हुए और कहने लगे, आज रात बहुत बड़ा फैसला है, देखो क्या होता है। बस तुम प्रार्थना करना बेटी। मैं मरने से पहले इस बस्ती वालों को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, और बेटियों की प्रार्थनाएं तो भगवान जल्दी सुन लेता है। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने सर उठाकर देखा। पापा नजरें चुरा गए। पापा, वहां पर एक फाइल पड़ी है जिसमें सबूत हैं, वो मैं अलमारी में रखती हूँ, मैंने कहा। ये सुनने की देर थी कि पापा वापस मुड़े और मुझे देखते हुए कहने लगे, बेटा, वो एक फाइल नहीं, बस्ती वालों का भविष्य है। मैं वो बतौर अमानत तुम्हें सौंपता हूँ। अगर कल को मुझे कुछ भी हो जाता है तो मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम ये कर लोगी। उन्होंने ऐसा कहा तो मैं नाराजगी जताकर वहां से उठ गई। वो हमेशा अपनी मौत की बातें करके मुझे परेशान कर दिया करते थे। उन्हें भी पता था कि मुझे बुरा लगा, लेकिन वो फिर खामोशी से चले गए। पापा के जाते ही मैंने वो फाइल खोलनी चाही, मगर उसी वक्त वो खिड़की से झांकते हुए कहने लगे, बेटी, अमानत के साथ कभी ऐसा नहीं करते। बंद करो उसे और खाना तैयार रखना। मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, और अगर किसी सामान की जरूरत हो तो अपने भाई को फोन कर देना। ये कहते ही वो वहां से चले गए। शर्मिंदगी के मारे मैं सिर झुकाकर रह गई, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि पापा ऐसे वापस आ जाएंगे। शायद वो मुझे अच्छे से जानते थे। उन्हें यकीन था कि मैं वो फाइल खोलने की कोशिश जरूर करूंगी। पापा के जाते ही मैं खाने की तैयारी में लग गई। पहले भी जब पापा के दोस्त आते थे तो मैं अक्सर उनके लिए छोले भटूरे बनाया करती थी। अभी भी मैंने छोले भटूरे की तैयारी लगभग कर दी थी और फिर जल्दी से बाहर आ गई। अगर बैठक की खिड़कियां खुली हों तो मेरे कमरे में साफ आवाज आती थी। मैंने आगे बढ़कर वो खिड़कियां खोल दी। मैं जानना चाहती थी कि क्या फैसला होने वाला है, मगर शाम होते ही जैसे ही पापा के दोस्त आए, मेरी सहेली सिमरन मुझे बुलाने आ गई। उसे मेहंदी लगानी थी, क्योंकि आज उसकी बात पक्की हो रही थी। मीरा मौसी ने मुझे कल ही बता दिया था, मगर मेरे मन से ये बात निकल गई थी और फिर मैं जान नहीं पाई कि आखिर क्या फैसला हुआ था। मगर मुझे बहुत उत्सुकता हो रही थी। मैं रात को देर से घर वापस आई, क्योंकि उन लोगों ने छोटी सी ढोलकी भी रख ली थी और सिमरन ने मुझे आने ही नहीं दिया था। यही वजह थी कि जब मैं रात को 11 बजे घर आई तो पापा तो सो चुके थे। शायद उन्होंने गेट भी मेरे लिए ही खुला छोड़ दिया था। अभी मैं वॉशरूम में गई थी कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कि हमारे आंगन में कोई कूदा हो। मैं परेशान हो गई और जल्दी से बाहर निकली तो देखा कि सामने एक नकाबपोश खड़ा था। उसने मेरे सिर पर हथियार रखा तो मैं डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाई। तभी 6-7 और लोग हमारे आंगन में दाखिल हो गए। डर के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। न जाने वो लोग कौन थे। पहले भी हमारे घर पर ऐसा हमला हो चुका था। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं पापा को बुलाना चाहती थी ताकि वो बस्ती वालों को बुला सकें। इतने में एक आदमी कमरे के अंदर आया और मेरे पापा को गिरेबान से पकड़कर बाहर ले आया। तूने भरी महफिल में मेरा गिरेबान पकड़ा था, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये आवाज सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर है। मैं गुस्से से उसे घूरने लगी। वो मुझे सिर से पैर तक देखते हुए मेरे पापा को पकड़कर ले गया। मैं जल्दी से सबको बुलाने के लिए भागी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, मगर इस बार पुलिस वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे।
इतनी ज्यादा फोर्स देखकर बस्ती वाले डर गए। मेरे पापा को वो लोग लेकर जा चुके थे। तभी मेरे भाई ने जब उनसे भिड़ना चाहा तो पुलिस वाले ने उसके पेट में गोली मार दी। वो वहीं पर गिरकर तड़पने लगा। लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। औरतें चीखने चिल्लाने लगी। कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। पहली बार पापा भी पुलिस वालों की बातें सुन रहे थे, वरना वो हमेशा मुस्कुराते और बहुत तमीज से बात किया करते थे। हालांकि पुलिस वाले अक्सर बदतमीजी करके जाते थे। मैंने पापा की तरफ देखा जो रो रहे थे। पुलिस वाले उन्हें लेकर जा चुके थे और मेरा भाई मेरी गोद में पड़ा तड़प रहा था। बस्ती वाले मेरी मदद के लिए नहीं आए। मैं अपने भाई को घसीटते हुए घर तक लाई। जल्दी से मोबाइल से मैंने एम्बुलेंस को फोन किया। जब उन्हें मैंने एड्रेस बताया तो वो लोग आधे घंटे में पहुंचे, मगर तब तक बहुत खून बह चुका था और मेरा भाई बेहोश हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने पुलिस केस बना दिया और फौरन ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को कॉल की। जब इंस्पेक्टर आया तो वो कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने मेरे पापा को हथकड़ी पहनाई थी। मैं घबराकर एक तरफ हो गई क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेरे भाई का इलाज शुरू नहीं होने देगा। इसी बहस में मेरा भाई दम तोड़ चुका था। उसी दिन मैंने उस पुलिस वाले से एक दुश्मनी सी बांध ली कि मुझे हर हाल में उससे बदला लेना है। मुझे पापा से मिलने तक नहीं दिया गया। मैंने सारी बस्ती को इकट्ठा किया और उनसे अपील की कि तुम लोग मेरी आवाज बनो, जैसे मेरे पापा तुम लोगों की आवाज बने हुए थे। तुम लोगों की वजह से उन्होंने कितना कुछ सहा है। अब जब वक्त आया है कि तुम लोग उनकी मदद करो तो तुम सब पीछे हट रहे हो। बस्ती वाले खामोश रहे। पहले तो कोई जमा होने को तैयार ही नहीं था। जब सब लोग जमा हुए तो ये बात सुनते ही बिखर कर रह गए। मेरे सामने 6-7 लोग बाकी रह गए। मैंने सिर पकड़ लिया। अगर पापा यहाँ होते तो उन्हें पता चलता कि उनके लोगों ने उनकी बात का मान नहीं रखा। मैं रोती रही। लोगों के पैर पड़ने को भी तैयार हो चुकी थी, मगर वो सभी लोग जो मेरी मदद कर सकते थे उस महफिल से उठकर चले गए। मैं रोती हुई घर वापस आई। अभी भाई की लाश ठंडी भी नहीं हुई थी कि पता चला कि मेरे पापा को एनकाउंटर में मार दिया गया है। मेरे पापा पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं थे। मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि ये सब उस इंस्पेक्टर की साजिश है। शायद उसी ने ही ये सब कुछ किया है। जिस दिन मेरे पापा को बस्ती में लाया गया, इंस्पेक्टर के डर से कोई भी उन्हें कंधा देने के लिए तैयार नहीं था और ना ही कोई उनके अंतिम संस्कार में साथ देने वाला था। ये था इस देश में किसी के लिए भी आवाज उठाने का नतीजा। मैं पापा से कहा करती थी कि ये लोग बहुत ही मतलबी और स्वार्थी हैं। आखिरी वक्त में ये अपना बयान बदल लेंगे। जब पुलिस वाले ने दोबारा बयान लेना शुरू किया तो सभी लोग मुकर गए। मेरे पापा की लाश सामने पड़ी थी। लोग तिरछी निगाहों से देख रहे थे। मैं बेबसी से सिर झुकाए बैठी थी। मैं अपने पापा को आखिर अकेले कैसे लेकर जा सकती थी। तभी राजेश चाचा आगे आए और 2-4 और आदमी आए और उन्होंने मेरे पापा के अंतिम संस्कार में साथ दिया। मेरे पापा तो वो इंसान थे जिनके अंतिम समय में बस्ती के हर इंसान को साथ आना चाहिए था, लेकिन उस दिन सिर्फ 6-7 लोगों ने ही आखिरी वक्त में उनका साथ दिया। उस दिन मुझे बस्ती वालों की सच्चाई पता चल गई कि ये लोग हमारा साथ देने को तैयार नहीं हैं। ये दोगले लोग हैं जो अपनी जिंदगी में मगन हैं और उन्होंने सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ही ये कदम उठाया था। लेकिन मैं तो बर्बाद होकर रह गई थी। मेरी जान से प्यारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे थे। एक हफ्ते में ही मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती और खास लोगों को खो दिया था। मैं सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। सिमरन कभी कभार आती और मुझे खाना दे जाती, मगर उसकी भी शादी के दिन शुरू हो चुके थे। वो बेचारी लड़की कब तक मेरी मदद के लिए आ सकती थी। पापा के मरने के 6ठे दिन के बाद मैं उठकर खड़ी हुई। मैंने अच्छे से अपने चेहरे को दुपट्टे से बांधा और सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंची। मुझे एक वकील हायर करना था जो उन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दायर करने में मेरी मदद करे, क्योंकि वो सरासर झूठ बोल रहा था। मेरे पापा जेल से भाग ही नहीं सकते थे और ना ही वो एनकाउंटर हो सकता था। मैं बहुत परेशान थी। तभी पुलिस स्टेशन के पास वाला वही रिक्शे वाला जो मुझे वहां पर छोड़ने आया था, उसने पूछा, आप किसकी बेटी हो? मैंने बताया तो वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पैसे देने चाहे तो उसने मना कर दिया और कहा कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं रख लूं। मैं हैरान होकर उसे देखा तो वो कहने लगा, ये जो रिक्शा मैं चला रहा हूँ ये आपके पापा की वजह से ही मुझे मिला था। मैं तो सड़क पर बैठकर भीख मांगता था।
लेकिन आपके पापा ने मेरी कहानी सुनी तो मेरी मदद का फैसला किया। ये रिक्शा उन्होंने मुझे खरीद कर दिया था। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, आपसे पैसे नहीं ले सकता, और अगर आपको कहीं भी जाना हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे पापा इतना तो नहीं कमाते थे कि किसी को रिक्शा खरीद कर दे दें। मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने ये सब कैसे अरेंज किया, मगर वो कह रहा था कि पापा ने ये सब किया है तो यकीनन उन्होंने ही किया होगा। जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंची, सभी लोग हैरान होकर मुझे देखने लगे। वो इंस्पेक्टर बड़ी घमंडी चाल चलते हुए मुझे कुर्सी पर बैठने को कह चुका था। उसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। कितना जल्लाद आदमी था। मैं बोली, तुम एक घटिया इंसान हो, तुमने झूठ बोला है, तुमने मेरे बाप का कत्ल किया है, मैं तुम पर केस कैसे करूंगी। मैंने रोते हुए बुलंद आवाज में कहा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, यही बैठकर मैं तुम्हारे बाप को मारने के लिए रिश्वत ली है, बताओ क्या कर लोगी। ये बात अगर रिकॉर्ड करनी है तो कर लो, किसको जाकर दिखाओगी। वो ये कहते हुए मेरा मजाक उड़ाने लगा। वहां खड़े कुछ हवलदार भी ऊंची आवाज में हंसने लगे। मैं उन्हें गुस्से से घूर रही थी, मगर कुछ कर नहीं पाई। वे लोग इस वक्त अपनी वर्दी के नशे में चूर थे। मैंने सबसे अच्छा काम यही किया कि मैं दुपट्टे से अपने चेहरे को अच्छी तरह बांध कर गई थी। वे लोग मेरे चेहरे को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन मेरा नाम सुनते ही वो समझ गए कि मैं ब्रजेंद्र सिंह की बेटी हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूंगी। ये कहते ही मैं वहां से उठकर चली आई। पीछे से एक हवलदार भागता हुआ आया। दीदी, मैं आपको सब बताता हूँ। मैं सामने आकर आपकी मदद तो नहीं कर सकता, मगर आपकी पीठ पीछे मदद जरूर कर सकता हूँ। ये लीजिए मेरा नंबर, मैं शाम को आपको कॉल करूंगा। और ये पता है, अगर आप यहाँ पहुंच जाएं तो और भी अच्छा हो जाएगा। वो इतने हमदर्द लहजे में बात कर रहा था कि पल भर के लिए मैं सोच में पड़ गई कि मुझे उसकी मदद लेनी चाहिए क्या। हालांकि वो भी इस पुलिस स्टेशन का ही एक हिस्सा था जिसमें बैठे उस इंस्पेक्टर ने मेरे पापा के साथ ये सब किया था। मेरे पास अब दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। राजेश चाचा भी बेबस आदमी थे। उनका एक बेटा तो शहीद हो चुका था और दूसरे को वो खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मेरा साथ नहीं दे सकते थे और मैं उनसे साथ मांगना भी नहीं चाह रही थी। मुझे इन सब बातों का एहसास था, इसीलिए मैं खुद ही अब अपने बाप और भाई के कातिल को ठिकाने लगाने चली थी। मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था कि ऐसा क्या हो जाए और मेरे पापा को इंसाफ मिल जाए। वो इंसान जो पिछले 10 सालों से जनता के इंसाफ के लिए लड़ रहा था, आज कोई उसे इंसाफ दिलाने वाला नहीं था। ये बात मुझे बहुत दुख पहुंचा रही थी। शाम होते ही मैं घर से निकल पड़ी। वही रिक्शे वाला मेरे साथ था। उस आदमी ने मुझे एक ऐसी बिल्डिंग में बुलाया था जिस पर अभी काम जारी था और शायद रात होने की वजह से वहां से मजदूर भी चले गए थे। मैं वहां पहुंची तो वह हवलदार ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, दीदी आपके पास कोई सबूत है? मैंने कहा, हाँ, मेरे पास एक फाइल है जो मेरे पापा ने मुझे दी थी और कहा था कि वो अमानत के तौर पर मेरे पास रहेगी। मैं बस्ती वालों को इंसाफ दिलाऊंगी। तभी वो आदमी कहने लगा कि आप वो फाइल मुझे दे सकती हैं, मैं देखकर बताता हूँ कि इन सबूतों की मदद से आप उस इंस्पेक्टर तक कैसे पहुंच सकती हैं। जब उसने ये बात की तो मैंने झट से वो फाइल उसके सामने रख दी। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी हथियार का दबाव महसूस हुआ। मैं मुड़ी तो सामने वही पुलिस वाला खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। तब मुझे सब समझ आया कि वो कांस्टेबल मुझे धोखा दे रहा था। वो फाइल हत्यारों के हाथ लग चुकी थी। मैं फाइल उन्हें नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरी जल्दबाजी, भरोसा कर लेने की वजह से वो फाइल हासिल कर चुके थे। वो संख्या में ज्यादा थे। तब उन लोगों ने मुझे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और खुद वहां से चले गए। शायद वो रिक्शे वाला उन लोगों की हरकतों को जानता था। उसने उन्हें देखते ही छुप गया था। उनके जाते ही वो रिक्शे वाला कमरे की दीवार तक आया, उसका ताला तोड़ा और मुझे बाहर निकाला। वो कहने लगा, दीदी एक बार बताया तो होता कि तुम इस हवलदार से मिलने आई हो, तो मैं तुम्हें इसकी हकीकत बता देता। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो चाचा जी जो केस लड़ रहे थे वे भी हार चुके हैं। जब उसने बात की तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा शायद वो वैसे ही मेरे पापा को चाचा कह रहा है, मगर जब उसने मुझसे नजरें चुराई तो मैं उसके पीछे पड़ गई और कहा कि मुझे सच सच बताओ, आखिर क्या बात है। वो कहने लगा, वो आपके पापा मेरे चाचा थे, बस भाइयों में अनबन और झगड़े की वजह से पापा उनसे दूर हो गए। फिर उनके देहांत के बाद मेरी माँ का भी एक्सीडेंट हुआ। उनके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला ही रह गया था।
यहाँ सड़क पर भीख मांगता था। बस चाचा ने ही मुझे संभाला और कभी जताया तक नहीं कि उन्होंने मेरी मदद की है। बस यही बात है और तो कुछ भी नहीं। वो अभी भी नजर चुरा रहा था। मैं गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और उसका गिरेबान पकड़ लिया। तभी वो गुस्से से मुझे देखने लगा और बोला, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं। जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। तब मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने हैरान होकर मुझे देखा और कहा, मेरे पापा तुम्हारे पापा के सगे भाई नहीं थे। दादाजी ने 2 शादियां कर रखी थी। बस इसी वजह से ये सब है और कोई बात नहीं। जब उसने दोबारा वही बात दोहराई तो मैं समझ गई कि वो कुछ छुपा रहा है। मुझे सबसे पहले उसका भरोसा जीतना था ताकि वो मुझे कुछ भी न छुपाए। तभी वो कहने लगा कि वो मेरी मदद करने को तैयार है। मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम अमल करो तो जल्दी ही चाचा के कातिलों को सूली पर लटका सकती हो। ये सुनकर मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों वहीं कुर्सियों पर बैठ गए। वो कहने लगा, अगर तुम इस पुलिस वाले के घर नौकरानी बनकर चली जाओ और वहां से वो फाइल वापस ले आओ तो पहले हम उस ठेकेदार के खिलाफ कुछ कर पाएंगे, फिर उस पुलिस वाले को भी देख लेंगे। वो इन्हीं लोगों के हाथों मारा जाएगा जिनसे उसने रिश्वत दी है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। प्लान तो बड़ा अच्छा था और कहीं ना कहीं मुझे भी पसंद आया। मैंने कहा, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? वो कहने लगा, मेरी पत्नी बहुत अच्छा मेकअप करती है। वो तुम्हारा हुलिया बिल्कुल बदल देगी और वैसे भी उन्होंने तुम्हारा चेहरा अभी देखा नहीं है। अपनी पहचान बदल कर जाना। मैं फिर उसकी बात मान ली। उसके घर पर पहुंची तो उसकी पत्नी ने मुझे फटे पुराने कपड़े और एक गंदी सी चादर दे दी। मैंने वो अपने आसपास लपेट ली और इंस्पेक्टर के घर तक चली गई। वहां पहुंचकर सामने उसकी पत्नी बैठी थी। वो बोली, कौन हो तुम? किससे मिलना है? मैंने बताया, मैं काम की तलाश में आई हूँ। आपको भगवान का वास्ता है मुझे काम पर रख लीजिए। मैं बहुत ही मजबूर और बेबस लड़की हूँ। मेरे पापा बीमार हैं और इस वक्त बिस्तर पर पड़े हुए हैं। ये सुनते ही वो औरत तुरंत पिघल गई और कहने लगी, ठीक है, मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी। मैं तुमसे वादा तो नहीं करती मगर मना भी नहीं कर रही हूँ। मैं निश्चिंत होकर आधे घंटे के लिए वहीं पर बैठी रही। थोड़ी देर के बाद वो पुलिस वाला घर में दाखिल हुआ। मैंने गुस्से से उसे अपनी शॉल के घूंघट से घूर कर देखा मगर मुझे अपने जज्बात और अपने हाव भाव दोनों पर काबू पाना था। वो पुलिस वाला हैरान होकर मुझे देखने लगा और अपनी पत्नी से पूछने लगा कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। मैं रोते हुए उसके कदमों में बैठ गई और कहने लगी, साहब मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। वो कहने लगा, लेकिन तुम कहाँ से आई हो? तो मैंने अपने उस रिक्शा वाले भैया का पता बता दिया और एक पहचान पत्र भी उन्हें दिखा दिया। उसने देखा और कहा, ठीक है, हम तुम्हें काम पर रखने के लिए तैयार हैं, मगर मेरी एक शर्त है। मेरी पत्नी बीमार रहती है, इसलिए तुम्हें 24 घंटे हमारे घर में ही रहना होगा। ये तो मेरे लिए और भी अच्छा हो गया था। ऐसे तो मैं उसके घर पर ज्यादा अच्छी तरह से नजर रख सकती थी। मैंने तुरंत ही सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर रहने को तैयार हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हें महीने के 10,000 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो वो फाइल चाहिए थी और उस आदमी के खिलाफ सबूत भी। उसकी पत्नी अजीब औरत थी। सुबह से वो खामोश बैठी थी और ऐसे दीवार को घूर रही थी जैसे सामने कोई टीवी लगा हो। शायद वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। मैंने कई बार उससे बात करना चाहा मगर उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया, न मेरी बात सुनी, बल्कि ऐसे नजरअंदाज करती रही जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई मगर मैं क्या कर सकती थी। जितनी बार मैंने बात की हर बार वो खामोश रही तो मैं भी चुपचाप वहीं बैठ गई। वो आदमी जैसे आया था वैसे ही चला गया। फिर वो औरत जिसका नाम काजल था उठी और मुझे घर के काम समझाने लगी। उसने बताया कि कहाँ और कैसे सफाई करनी है। बहुत सारे कपड़े धोने के लिए रखे हुए थे। उसने मुझे कपड़े दिए और कहा, पहले ये धो दो क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, वरना कपड़े सूखेंगे नहीं। मैंने तुरंत मशीन चला दी। घर के सारे काम तो मुझे आते थे, मेरे लिए कोई खास मुश्किल नहीं थी। मैंने जैसे ही पुलिस वाले की जेब में हाथ डाला तो मुझे कोई कागज महसूस हुआ। देखा तो वो 1 करोड़ रुपए का चेक था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। तभी किसी ने वो चेक झपटने के अंदाज में मुझसे ले लिया। मैंने परेशान होकर पीछे देखा तो वही इंस्पेक्टर खड़ा था। वो कहने लगा, अपने काम से काम रखा करो। आइंदा मेरे मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा।
मेरी जेब से जो कुछ भी निकले खामोशी से मेरी पत्नी को दे दिया करो, उसे खोल कर देखने की जरूरत नहीं है। ये बात अब तुम मत भूलना कि तुम किसी आम आदमी के घर की नौकरानी के तौर पर काम नहीं कर रही हो, समझी? कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद वो मुझे और भी तरह तरह की धमकियां देता रहा। मैं खामोशी से सिर झुकाए खड़ी रही। वो जैसे गुस्से में भुनभुनाता हुआ आया था वैसे ही चला गया। मैं चुपचाप काम करने लगी। मुझे समझ आ गया था कि उसे इतनी बड़ी रकम दी गई है कि वो ना चाहते हुए भी अपने देश से गद्दारी कर चुका है। मैं दुखी दिल से कपड़े धोने लगी। शाम होते होते कपड़े खत्म हुए तो मैंने चैन की सांस ली। कमर दर्द से मेरी हालत खराब थी। तभी उस औरत ने मुझसे कहा, खाना बना लो और वक्त मिले तो घर की सफाई भी कर देना। मैंने कहा ठीक है। तभी वो बताने लगी, जो यहाँ पहले नौकरानी काम करती थी उसने चोरी करने की कोशिश की थी और अब 2 साल से जेल में बंद है। तुम अच्छे से काम करना वरना तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। यानी मुझे यहाँ बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। अपना मकसद पूरा करने के लिए उस औरत का भरोसा जीतना भी बहुत जरूरी था। वो शक्ल से ही बहुत परेशान लगती थी। मैंने एक नजर उस पर डाली और खाना बनाने लगी। खाना मैंने इतना अच्छा बनाया कि वो बोली, तो मैं हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी जब तक कि वो फाइल मुझे ना मिल जाए। मुझे भी यही चाहिए था। उस औरत की अजीब बात ये थी कि वो मुझे अपने कमरे में दाखिल नहीं होने देती थी। कमरे का सारा काम वो खुद करती थी। उसके पति ने सख्ती से मना कर रखा था कि उसके कमरे में कोई भी नहीं जाएगा सिवाय उसकी पत्नी के। उस आदमी के अलावा उस कमरे में कोई नहीं जाता था। मुझे हैरत हुई कि आखिर वहां ऐसा क्या है कि वहां जाने पर पाबंदी है। एक दिन मैं आंगन में काम कर रही थी जब मुझे महसूस हुआ कि कोई आवाज आ रही है। आसपास देखा तो कुछ भी नहीं था। मुझे लगा शायद मुझे भ्रम हो रहा है। 6-7 दिन तक मैंने बहुत अच्छे से काम किया। वो औरत मुझसे खुश हो गई और अपने पति के सामने भी मेरी तारीफ करने लगी। तब मुझे महसूस हुआ कि अब वे लोग मेरी अच्छाइयों के कायल हो चुके हैं और मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे। शायद उसने जरूरी कागजात अपने कमरे में ही रखे हुए थे, इसीलिए वहां जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। उस इंस्पेक्टर का नाम रंजीत था और उसके बाप का नाम विजय। शायद वो लोग किसी दूसरे राज्य से यहाँ आए हुए थे, क्योंकि जब वो आपस में बात करते थे तो उनकी भाषा थोड़ी सी अजीब हो जाती थी, जो समझने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी। फिर धीरे धीरे मुझे इस सब की आदत सी हो गई। एक दिन वो पुलिस वाला घर पर मौजूद नहीं था और उसकी पत्नी भी कहीं गई हुई थी। जाते वक्त उसने कहा था कि मैं रंजीत को ये पता भी न चलने दूं कि वो कहीं गई है। मैंने उससे वादा कर लिया, क्योंकि मैं हर हाल में उसका भरोसा जीतना चाहता था ताकि मुझे उस कमरे में जाने की इजाजत मिले। उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए ताकि मेरा मुंह बंद रहे। फिर ऐसे ही 6 घंटे गुजर गए। वो औरत अपने पति के आने से 15 मिनट पहले घर वापस आ गई और मुझसे कहा कि आज खाना वो खुद बनाएगी और मुझसे रिक्वेस्ट भी की कि जब उसका पति पूछे कि वो कहीं गई थी तो मैं मना कर दूं। इस वक्त उसका पति किचन में आया और कहने लगा, मेरी पत्नी कहीं गई तो नहीं थी? मैंने कहा नहीं, वो तो पूरा दिन मेरे साथ ही थी। उसने कहा ठीक है, मैं तुझे महीने के 5,000 और दूंगा। तू मुझे बताती रहे कि मेरी पत्नी कहाँ कहाँ जाती है। अगर कहीं जाए तो उसके साथ ही जाया कर, मुझे शिकायत का मौका न देना, समझी? जब उसने ये कहा तो मैं तुरंत इस बात में सिर हिला दिया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन सा चक्कर है। बहरहाल उस औरत का मुझ पर भरोसा बन चुका था। वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। जब मैंने पूछा, मालकिन आज आपने कमरा साफ नहीं किया, कहिए तो आज मैं ही कर दूं। वो पहले तो इस बात पर खामोश रही, फिर कहने लगी, ठीक है तुम साफ कर दो। मैं खुश हो गई और जल्दी से कमरे में चली गई। तभी मेरी नजर सामने एक अलमारी पर पड़ी जिस पर ताला लगा हुआ था। मैंने बाकी सारा कमरा छाना मगर मुझे कोई भी खास चीज नहीं मिली। मैं सारी अलमारी के दरवाजे चेक कर रही थी कि एक दरवाजा कुछ खास तरह से खोखला लगा, जैसे कि अंदर से खाली हो या उसमें कुछ अलग से जगह हो, क्योंकि बजाने पर आवाज बहुत ऊंची आ रही थी, जैसे किसी खाली कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी जाए। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि कहीं इधर कोई तहखाना तो नहीं है। मगर इस वक्त रंजीत की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई तो मैं भागते हुए कमरे से निकल गई। उसकी पत्नी घबराकर मोबाइल छुपाने लगी। मैं हैरान रह गई कि उसके पास मोबाइल है और उसके पति को इस बात का पता भी नहीं।
या फिर वो जानबूझकर उसे छुपा रही है। ना जाने इन दोनों के बीच में क्या चक्कर था, कुछ तो जरूर चल रहा था। मैं तो मौका की तलाश में थी कि किसी तरह इस आदमी से बदला ले सकूं। तभी वो पुलिस वाला परेशान सा घर में दाखिल हुआ और बोला, मुझे पता चला है कि तुम उस दिन घर से बाहर निकली थी। सच सच बताओ, तुम कहाँ गई थी? उसने अपनी पत्नी का मुंह नोच लिया। मैं घबराकर एक तरफ हो गई। जो अपनी पत्नी को इस तरह से पकड़ सकता था और उस पर ऐसा जुल्म कर सकता था, वो मुझे तो टुकड़ों में ही बांट देता। बेशक मैं बदले की आग में जल रही थी, मगर जान तो सबको प्यारी होती है। मुझे इससे कोई भी वैसा डर नहीं था, मगर मैं चाहती थी कि जब तक मेरा काम न हो जाए वो ये पता भी न कर पाए कि मैं कौन हूँ। इसके बाद उन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। उसने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया और वो वहां से निकल गया। उसके जाते ही मैं जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर मालकिन से कहने लगी कि मैं ठीक हूँ। उसने बताया कि बाहर से ताला लगाया है, चाबी भी उसी के पास है, लेकिन एक दूसरी चाबी भी है जो मेरे पास रहती है। वो मिट्टी के गमले में दबी हुई है, वहां से उठा लो और मुझे खोल दो, या फिर तुम मेरे भाई को फोन कर दो, वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई कि आखिर वो इस पर इतना जुल्म क्यों करता है। और काजल दीदी कहाँ जाती हैं? मैंने नोट किया था कि रंजीत उसे अपने मायके भी नहीं जाने देता था। अगर वहां से कोई आता तो मिलने भी नहीं देता था। मैंने जल्दी से वो गमला ढूंढा, उसमें से चाबी निकाली और ताला खोलने लगी। तभी गाड़ी की आवाज आई। पुलिस वाला वापस आ चुका था। डर के मारे मैंने तुरंत दोबारा ताला लगा दिया, चाबी छुपाई और काम करने लगी। वो आते ही कहने लगा, उस औरत को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है, और खबरदार जो तुमने किसी के सामने मुंह खोला। उसकी बात सुनकर मैं सिर हिला गई। तभी वो बोला, मैं एक दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी को ये पता नहीं है और मैं चाहता हूँ कि उसे पता भी न चले। तुमने अगर उससे जरा सी भी हमदर्दी दिखाने की कोशिश की तो याद रखो, इस घर में कैमरे लगे हुए हैं। ये कहकर वो चला गया। डर के मारे मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि शायद वो वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुकी होगी जिसमें मैंने वो दरवाजा खोला था। मैं जल्दी से आकर काजल दीदी को बताया तो वो कहने लगी कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं लगे हैं। हाँ, आंगन में बाहर बरामदे में एक कैमरा लगा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, यानी कि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो मुझे गमले से चाबी निकालते हुए देख चुका है। जब मैं दोबारा वो चाबी उठाने गई तो देखा कि वहां पर वो गमला ही नहीं था, यानी कि मेरा शक बिल्कुल सही था। वो आदमी कुछ तो जान चुका था। मुझे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना था। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया था। जैसे ही मैं काजल दीदी के कमरे में गई तो वो कहने लगी कि तुम ऐसा करो कि ये ताला तोड़ दो। मैंने कहा, दीदी साहब को पता चल जाएगा। उन्होंने कहा, मेरे पास एक और रास्ता है। लॉक की चाबी का डिब्बा स्टोर रूम में भी पड़ा हुआ है, उसमें से ही इसकी चाबी होगी, वो तुम ले आओ। मैं भागकर गई और फिर वो चाबी ले आई। दरवाजा खुला तो वो औरत बाहर निकली। मैंने उसे देखा तो वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थी। वो जल्दी से किसी को कॉल मिलाते हुए दूसरे गेट से बाहर निकल गई। मुझ जैसे आजादी मिल गई थी। मैं जल्दी से अलमारी की तरफ भागी, मगर उसकी चाबियां ही नहीं मिल रही थीं। अलमारी खोलने के लिए मैंने उसे जोर से धक्का दिया तो ऊपर से एक लोहे का बॉक्स आकर गिरा। भगवान का शुक्र है कि वो मेरे ऊपर नहीं गिरा, वरना मैं 2 टुकड़ों में बट जाती। वो बॉक्स खुला हुआ था, उसमें से चाबियों का गुच्छा नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से वो सारी चाबियां अलमारी में लगा लगा कर देखना शुरू किया तो अलमारियां खुलती चली गईं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब लॉकर में मुझे वो फाइल मिल गई जो मेरे पापा ने बतौर अमानत मुझे दी थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने अलमारी बजाई हो, यानी कि मेरे अलावा भी वहां कोई था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और जल्दी से देखने लगी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैं तो इस मौके की तलाश में थी। उस आदमी की पत्नी भाग चुकी थी, वो खुद शहर में नहीं था और मुझे पूरे अधिकार था कि मैं जैसे चाहूं उसके घर की तलाशी लूं। वैसे भी मैंने अपना जाली पहचान पत्र उसके नाम से बना रखा था। वो चाहकर भी मुझे ढूंढ नहीं सकता था। मैंने अपना घर भी बेच दिया था। कुछ ही दिनों में मुझे ये शहर छोड़कर जाना था। मैंने जल्दी से अलमारी को हिलाने लगी तो वो एक तरफ सरक गई। पीछे देखा तो तहखाने जैसा एक दरवाजा था। वो दरवाजा खोला तो सीढ़ियां नीचे जा रही थी। मैं जल्दी से लाइट उठाई और नीचे जाने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। घबराहट के मारे मेरा चेहरा पसीने से भीग चुका था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस फाइल को सीने से लगाए मैं आगे बढ़ गई।
तहखाने में जाते ही मुझे सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि वहां मेरे अलावा भी कोई मौजूद था। जब मैंने लाइट मारी तो देखा कि एक अजीब सा वजूद फर्श पर लेटा हुआ है। शायद उसके साथ में 2 और औरतें भी थीं। शायद उन्हीं में से किसी ने दरवाजा बजाया था और शोर सुनकर वे भी मेरी तरफ ध्यान देने लगीं। मुझे देखते ही वे औरतें मेरी तरफ बढ़ीं और रोने लगीं। एक औरत पर जब मेरी नजर पड़ी तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी माँ थी। मगर मेरी माँ तो मर चुकी थी। पापा ने तो मुझे यही बताया था। फिर ये सब कैसे हुआ? मेरी माँ जिंदा कैसे थी? 2 और औरतें भी बैठी थीं। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा तो मैं रोते हुए उनसे लिपट गई। मम्मी, पापा ने तो कहा था कि आपका देहांत हो चुका है, लेकिन आप तो जिंदा हैं। मैंने आपको पहचान लिया है। मैं रोज रात को आपकी तस्वीर अपने पास रखकर सोती थी। मम्मी, आप कैसी हैं? आपको कभी मेरी याद नहीं आई? और आप यहाँ पर क्यों कैद हैं? किसने किया है आपके साथ ये सब? मैंने एक ही सांस में कई सारे सवाल कर दिए। मम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगी, बेटा, पिछले 10 सालों से इस जल्लाद आदमी ने हमें यहाँ पर कैद करके रखा है। हमारी गलती बस इतनी थी कि हम वो गवाह थे जो उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार थे। बस उसने सबूत मिटा दिए। जब मम्मी ने ये बात कही तो मैं रोते हुए उनसे दोबारा गले लग गई और बोली, मुझे शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ सच सच बताएं। तब मेरी माँ कहने लगी, मैं भी एक पुलिस वाले की बेटी थी। फिर शादी भी ऐसे आदमी से हुई जो पुलिस में बतौर हवलदार भर्ती था, यानी कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं था। मम्मी की ये बात सुनकर मैं हैरान हुई। इसका मतलब पापा ने हमसे झूठ बोला था कि वो एक वकील के यहाँ काम करते थे। मम्मी आगे बोली, उन्हीं दिनों हमारी बस्ती के ज्यादातर लोग एक बिल्डिंग में काम कर रहे थे जो नई बन रही थी और बस्ती के बिल्कुल करीब थी। ठेकेदार 2 नंबर का मटेरियल इस्तेमाल कर रहा था। बस्ती वालों ने शिकायत भी की कि ये बिल्डिंग गिर जाएगी और अगर गिरी तो उसका सारा मलबा बस्ती के ऊपर गिरेगा और लोग मर जाएंगे। बेहतर यही है कि ये बिल्डिंग यहाँ पर ना बनाई जाए। मगर वो ठेकेदार काफी पहुंच वाला और रसूखदार आदमी था। उसकी वजह से वो बिल्डिंग रुकी नहीं, बल्कि आखिरकार वो दिन भी आ गया जब वो बिल्डिंग बनकर पूरी हो गई। मजदूर डरे हुए थे, काम नहीं करना चाहते थे, मगर उनके बच्चों को अगवा करके जबरदस्ती उनसे काम लिया जा रहा था। जिस दिन बिल्डिंग पूरी हुई उसी दिन एक तूफान आया और फिर वो बिल्डिंग गिर गई। 20 से 25 मजदूर अपनी जान की बाजी हार गए। दरअसल ये उनके दुश्मनों की चाल थी। वे चाहते थे कि वो ठेकेदार बदनाम हो जाए। उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया था कि वो बिल्डिंग उसी दिन मुंह के बल जा गिरी और कई लोग मारे गए। ये सब करते हुए हम 3 औरतों ने देख लिया था। हम वहाँ के गवाह थे। जब तुम्हारे पापा को पता चला कि बस्ती वालों ने ठेकेदार पर कैसी कार्रवाई की है तो वे बस्ती वालों की आवाज बन गए। उनके बड़े अफसर को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने ठेकेदार से अच्छी खासी रकम ले रखी थी। उन्होंने तुम्हारे बाप को रोका और कहा कि खुद को इस मामले से अलग कर लो, मगर वे किसी भी हाल में रुके नहीं और इस केस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बस्ती वालों ने जब विरोध करना शुरू किया तो ये बात और बड़े अधिकारियों तक जा पहुंची। ठेकेदार और उसका पार्टनर बड़े पहुंचे हुए लोग थे। उनके करोड़ों रुपए के बिजनेस थे। अगर सरकार तक ये बात पहुंच जाती तो जनता के दबाव में आकर उन्हें एक्शन लेना पड़ता। उन्होंने बस्ती को ही खत्म करने का फैसला कर लिया और एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो बस्ती को आग लगा दी गई। ज्यादातर लोग मारे गए। मैं उसमें भी गवाह थी, क्योंकि सबसे पहला हमला हमारे घर पर ही हुआ था। वो आदमी पुलिस वालों को पैसा दे रहा था ताकि वे लोग ठेकेदार के खिलाफ कुछ ना कर सकें। तुम्हारे बाप ने कुछ सबूत अपने इस ऑफिसर के खिलाफ जमा किए थे। वे उसके दुश्मन बन गए। उसने ठान लिया कि तुम्हारे बाप को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। फिर उसने हम तीनों औरतों को अगवा कर लिया और यहाँ तहखाने में बंद कर दिया ताकि तमाम सबूत मिटा दिए जाएं। मगर वे सारे सबूत तो तुम्हारे बाप के पास सही सलामत थे। उन्होंने वो अपने एक दोस्त को दे रखे थे जो बस्ती वालों के अधिकारों के लिए खड़ा था। जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग बस्ती छोड़ गए और कुछ खामोशी से यहीं रहने लगे। वे अपने आधे लोग खो चुके थे, बाकी लोगों को नहीं खोना चाहते थे। लेकिन तुम्हारे पापा ने फैसला किया कि बस्ती वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। वे इन्हीं कोशिशों में लग गए। उस ऑफिसर के खिलाफ सबूत जमा करवाने पर उन पर झूठे और घटिया इल्जाम लगाकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वही आदमी इस सब के पीछे था। तब से लेकर अब तक हम यहाँ पर कैद हैं। हमें हफ्ते में सिर्फ 5 बार खाना मिलता है।
मम्मी ने अटक टक कर बातें बताई क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा ही था कि कमरा अचानक रोशनी से डूब गया। वो इंस्पेक्टर तालियां बजाते हुए नीचे आया और कहने लगा, तुम एक पुलिस वाले को धोखा देने चली थी। मैं उसी दिन से तुम्हें जानता हूँ, जिस दिन तुमने मेरी जेब में वो चेक देखा था। मैं समझ गया था कि तुम अनपढ़ नहीं हो। अगर होती तो वो चेक रख चुकी होती। तुमने वो चेक अलग रखा। फिर जब मैंने तुम्हारे पहचान पत्र के बारे में पता करवाया तो पता चला कि ये तो जाली है और तुम जो हमें दिखा रही हो वो असली नहीं है। तुमने मेरी पत्नी को भगाने में मदद दी। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी माँ की तरह तुम भी यहीं पर दफन हो जाओगी और मेरे खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये कहते ही वो ऊंची आवाज में हंसने लगा। तभी मैं भी हंसने लगी तो उसकी हंसी रुक गई। वो बोला, तुम पर इस दुख का असर हो गया है, तभी तो मुस्कुरा रही हो। मैं बोली, मैं तुमसे भी ज्यादा तगड़ी प्लानिंग की हूँ, इसीलिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो हंसते हुए कहने लगा, पिछले 15 सालों से मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ लोगी? कहाँ से आएंगे वो सबूत? वो तो मैं जला चुका हूँ। और तुमने जो ये फाइल पकड़ रखी है ना, ये भी जाली है। इसमें कुछ भी असली नहीं है, ना ही ये अदालत में कभी सबूत के तौर पर माने जाएंगे। उसके ये कहते ही सीढ़ियों से टिक टिक की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उसकी पत्नी खड़ी थी। वो बोली, जल्लाद इंसान, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमेशा मुझ पर शक किया, मुझे बहुत मारा। तुमने अपने ही बच्चे को जिंदा जला डाला। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और वो सारे सबूत भी मेरे पास हैं जो तुम ये सोच रहे थे कि तुमने खत्म कर दिए हैं। मैं खुद तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगी और पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुम कितने घटिया आदमी हो। तुम लड़कियों की स्मगलिंग करते हो। इन सब घटिया कामों में तुम्हारा हाथ है। ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह है जो तुमने आज तक नहीं किया? मैं तुमसे नफरत करती हूँ और अपने हाथों से तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हूँ। तुम्हें इस दुनिया से अलविदा कर देना चाहती हूँ। वो हाथ में गन लिए आगे बढ़ी। पुलिस वाला डर के मारे हाथ ऊपर किए खड़ा रह गया। तभी रिक्शे वाले भैया भी पीछे से आ गए और बोले, तुमने मेरी बहन को अगवा किया, उससे जबरदस्ती शादी की, उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिले। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मेरी चाची की बेटी है। ये जानकर तो मैं हैरान रह गई। उसी वक्त पुलिस के कुछ अफसर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने उस आदमी को हथकड़ी पहनाई और ले जाने लगे। अचानक उस आदमी ने फुर्ती दिखाई, अपनी पत्नी से बंदूक छीनी और अपनी कनपटी पर रखकर गोली चला दी। वो वहीं ढेर हो गया। हम सब बुरी तरह से घबरा कर ये सब देख रहे थे। मेरी माँ तो उठकर चल भी नहीं पा रही थी। इतने समय से एक ही जगह पर कैद रहने की वजह से अब वो चलने फिरने से लाचार हो चुकी थी। वह आदमी सारी जिंदगी बुरे काम करने के बाद एक बुरी मौत मर चुका था। कोई भी उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए तैयार नहीं था। बस्ती वाले आए, उन्होंने माफी मांगी। मैंने उन्हें माफ तो कर दिया, मगर एक बात समझ आ गई कि आज के दौर में इंसान को किसी की भी मदद का ठेका नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिनके लिए इंसान लड़ता है वही आखिर में मुकर जाते हैं। जैसे कि ये बस्ती वाले मुकर गए थे और हमारी मदद नहीं की थी। अगर वो मेरी मदद करते तो आज मेरा भाई जिंदा होता। मम्मी आज भी भाई और पापा को याद करके रोती हैं। इसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अब मुझे अपने और अपनी मम्मी के लिए जीना था और कुछ करके दिखाना था। इसलिए मैंने फिर PCS का एग्जाम दिया और आज बतौर SP काम कर रही हूँ। कुछ लोगों की वजह से पुलिस वाले बदनाम हो चुके हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक जैसे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आज वो समय है जब हमें दूसरों की मदद अपनी क्षमता से भी बाहर जाकर करनी चाहिए? अगर आपने भी कभी किसी की ऐसी मदद की है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और जागरूकता को बढ़ाना है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। किसी व्यक्ति, संस्था या विभाग की छवि को ठेस पहुंचाना लेखक का उद्देश्य नहीं है। कृपया इसे वास्तविक घटना ना समझें। धन्यवाद।